हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द बायोलॉजी क्लास। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्लड प्लाज्मा और उसके कंपोनेंट्स के बारे में। क्लास छोटी होने वाली है तो क्लास को एंड तक ज़रूर अटेंड करें और लास्ट में आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे जिनका आंसर आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं ब्लड से। ब्लड क्या होता है? ब्लड कनेक्टिव टिश्यू होता है जो कि दो चीज़ों से मिलकर बनता है, एक प्लाज्मा, दूसरा फॉर्म्ड एलिमेंट्स, कुछ सेल्स होते हैं जिसमें प्लाज्मा 55% होता है और फॉर्म्ड एलिमेंट्स 45% होते हैं। अगर मैं प्लाज्मा की बात करूं तो प्लाज्मा कैसा दिखता है? स्ट्रो कलर्ड यानी कि हल्के पीले कलर का होता है और विस्कस फ्लूइड यानी कि गाढ़ा होता है थोड़ा। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है? वाटर 92%, प्रोटीन्स 6 to 8% और कुछ सॉल्यूट्स जैसे कि वो 1% प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, प्रोटीन्स एल्बुमिन जो कि ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करने में हेल्प करता है, ग्लोबुलिन जो कि ट्रांसपोर्ट करने में और मेन काम इसका इम्यून सिस्टम में होता है, फिब्रिनोजेंस और प्रोथ्रोम्बिन इनएक्टिव फॉर्म में प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होते हैं जो कि ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करते हैं। जो कुछ सॉल्यूट्स हैं उनमें से आयंस जैसे कि सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट और क्लोरीन, न्यूट्रिएंट्स जैसे कि ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स और लिपिड्स ट्रांजिट स्टेट में होते हैं यानी कि फ्लो करते रहते हैं, और वेस्ट जैसे कि यूरिया प्रेजेंट होता है। तो ये सब इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। अगर मैं बात करती हूँ प्लाज्मा की, तो ब्लड में से अगर सेल्स को हटा दो, जब भी सभी सेल्स को हटा दो अगर छोटे छोटे, तो क्या बचता है हमारे पास में? प्लाज्मा। अगर ब्लड में से सेल्स को हटा दिया तो प्लाज्मा बचेगा। प्लाज्मा में से क्लोटिंग फैक्टर प्रोथ्रोम्बिन और फिब्रिनोजेंस को हटा दो तो जो बचता है वो सीरम कहलाता है। ठीक है, तो ये प्लाज्मा के बारे में था। अगर मैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स की बात करती हूँ तो ये हमारे पास में 3 तरीके के होते हैं, एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स और थ्रोम्बोसाइट्स। एरिथ्रोसाइट्स जिसको हम आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स भी बोलते हैं, ये 5 to 5.5 मिलियन होते हैं और ये फॉर्म्ड होते हैं रेड बोन मैरो के अंदर। जो बोन्स होती हैं उसके अंदर रेड बोन मैरो पाया जाता है, वहाँ पर इनका फॉर्मेशन होता है। ये डिस्ट्रॉय होते हैं स्प्लीन के अंदर। स्प्लीन को हम ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर इनका डिस्ट्रॉय होते हैं ये आरबीसीज। बाइकनकेव शेप के होते हैं, डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस यानी कि इनके पास में न्यूक्लियस नहीं होता, कोई भी ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट नहीं होते हैं। ये रेड कलर के होते हैं क्योंकि इनके पास में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है जो कि ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। लाइफ स्पेन इनका 120 डेज का होता है और ये जाकर के स्प्लीन में डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। 100 ml ऑफ ब्लड में 12 to 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन पाया जाता है। तो ये था हमारे आरबीसीज के बारे में। अगर हम ल्यूकोसाइट्स यानी कि डब्ल्यूबीसी की बात करते हैं, वाइट ब्लड सेल्स, तो इनके पास में कोई पिगमेंट नहीं होता है, ये कलरलेस होते हैं। 6000 से 8000 पाए जाते हैं नंबरिंग में और इनका लाइफ स्पैन कुछ घंटे से लेकर के कुछ दिनों तक का हो सकता है। रेड बोन मैरो में ये भी बनते हैं। इनके पास में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और ये डायपेटिसिस कर सकते हैं यानी कि ये सेल्स के बीच में से स्क्वीज कर सकते हैं। ठीक है, अमीबा की तरह मूवमेंट कर सकते हैं। डब्ल्यूबीसी 2 तरीके के होते हैं, ग्रेन्युलोसाइट्स और ए ग्रेन्युलोसाइट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चंस बहुत आते हैं। ग्रेन्युलोसाइट्स न्यूट्रोफिल्स, इज़ोनोफिल्स, बेसोफिल्स, ये सब इनके टाइप हैं। ए ग्रेन्युलोसाइट्स के टाइप होते हैं लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। इनकी किडनी कैसी होती है? न्यूट्रोफिल्स की मल्टीलोब्ड होती है, बहुत सारे लोब दिखते हैं। इज़ोनोफिल्स की हेडफोन शेप होती है, 2 लोब दिखते हैं हमको। बेसोफिल्स की ट्राइलोब्ड, 3 लोब हमको दिखते हैं। और एस शेप क्या होता है? कभी कभी ये बाइलोब्ड भी दिखता है क्योंकि एक लोब इसका ग्रेन्यूल से छुप जाता है। लिम्फोसाइट्स का बड़ा सा राउंड न्यूक्लियस होता है और मोनोसाइट्स का किडनी शेप का न्यूक्लियस होता है। अगर अमाउंट की बात करते हैं परसेंटेज, तो न्यूट्रोफिल्स सबसे ज़्यादा होते हैं, 60 to 65% होते हैं। इज़ोनोफिल्स 2 से 3% के होते हैं। बेसोफिल्स सबसे कम 0.5 से लेकर के 1% होते हैं। लिम्फोसाइट्स 20 to 25% होते हैं और मोनोसाइट्स 6 to 8% होते हैं। ठीक है, अगर मैं फंक्शन की बात करती हूँ तो फेगोसाइटोसिस करते हैं न्यूट्रोफिल्स, यानी कि कोई फॉरेन वायरस आ रहा है तो उसको खाने में, बैक्टीरिया आ रहा है तो उसको खाने में हेल्प करते हैं। इज़ोनोफिल्स एंटी एलर्जिक और एंटी पैरासाइटिक होते हैं, हिस्टामिनिडेज रिलीज करते हैं। बेसोफिल्स इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस में काम आते हैं, यानी कि कोई इन्फ्लेमेशन हो गई, एलर्जी हो गई तो उसमें रिएक्शंस में काम आते हैं। ये रिलीज करते हैं हेपेरिन, सेरोटोनिन और हिस्टामिन। अब रिएक्शंस को अगर रोकना है एलर्जिक, तो ये लोग क्या करेंगे? हिस्टामिनिडेज रिलीज करेंगे। कौन? इज़ोनोफिल्स। तो ये एलर्जिक रिएक्शंस में इन्वॉल्व होता है और उसको रोकने के लिए इज़ोनोफिल्स हिस्टामिनिडेज रिलीज करता है। लिम्फोसाइट्स 2 तरीके के होते हैं, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स अगेन 2 तरीके के होते हैं, प्लाज्मा बी सेल्स और मेमोरी बी सेल्स। टी लिम्फोसाइट्स 4 तरीके का होता है, टी हेल्पर, टी किलर, टी सप्रेसर और टी मेमोरी सेल्स। मोनोसाइट्स फैगोसाइटिसिस में काम करते हैं, यानी कि न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स का काम सेम ही होता है। इनके नाम याद रख लेना सबके और सबके फंक्शंस भी, क्योंकि इसमें से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। अगर मैं प्लेटलेट्स की बात करती हूँ, थ्रोम्बोसाइट्स इसको हम बोलते हैं, ये कोई सेल नहीं होते हैं, ये कुछ सेल के फ्रेगमेंट्स होते हैं, यानी कि एक बहुत बड़ा सेल होता है जिसको हम बोलते हैं मेगा कैरियोसाइट, जिसका न्यूक्लियस बहुत बड़ा है। कैरियो मतलब न्यूक्लियस, तो जिसका न्यूक्लियस बहुत बड़ा है। ये कहाँ पे पाया जाता है? ये रेड बोन मैरो के अंदर पाया जाता है, बोन मैरो में पाया जाता है।
उसके छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं प्लेटलेट्स। ठीक है, ये छोटे छोटे पीसेस होते हैं जो कि मेगा कैरियोसाइट्स के टुकड़े होते हैं। मेगा कैरियोसाइट्स कहाँ पाया जाता है? ये हमारे बोन मैरो के अंदर पाया जाता है। ठीक है, इनकी नंबरिंग क्या होती है? 1.5 लाख से लेकर के 3.5 लाख तक के होते हैं। उसके बाद ये क्लोटिंग में हेल्प करते हैं। ये सेकंड नंबर पे आ रहे हैं नंबरिंग में, ये याद रखना। ठीक है, और लाइफ स्पेन कैसी है? 7 से लेकर के 10 दिन तक की होती है। डिस्ट्रॉय हो जाते हैं लीवर या फिर स्प्लीन के अंदर। ठीक है, इसके बाद में अगर इनका फंक्शन कैसे ही काम करते हैं प्लेटलेट्स, तो देख लेते हैं। तो जिस जगह पर इंजरी हुई होती है वहाँ पर क्या होता है, उसके एरिया के टिश्यूज़, उस जगह के टिश्यूज़ जो होते हैं वो और साथ में प्लेटलेट्स क्या रिलीज़ करने लगते हैं? थ्रोम्बोप्लास्टिन। ठीक है, इंजरी हुई, प्लेटलेट्स ने और उस एरिया के टिश्यूज़ ने रिलीज़ करना स्टार्ट कर दिया थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम की प्रेजेंस में कुछ कैस्केड प्रोसेस होती हैं, यानी कि एक के बाद एक सीरीज़ में कुछ प्रोसेसेस होती हैं। इसके कारण क्या होता है? थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम एक्टिवेट हो जाता है। ये एंजाइम एक्टिवेट होकर क्या करता है? ये प्रोथ्रोम्बिन जो कि हमारे प्लाज्मा के अंदर था ना इनएक्टिव फॉर्म में, वो क्या करता है? उसको थ्रोम्बिन के अंदर कन्वर्ट कर देता है जो कि एक्टिव फॉर्म होती है। ठीक है, अभी थ्रोम्बिन क्या करेगा? थ्रोम्बिन जो फिब्रिनोजिन था हमारे प्लाज्मा में उसको फिब्रिनिन के अंदर कन्वर्ट कर देगा। और ये जो फिब्रिनिन है ये इनसॉल्युबल होता है, यानी कि ये सॉल्युबल नहीं होता है प्लाज्मा के अंदर। ये कैसा? ये बहुत सारे फाइबर्स को इकट्ठा करेगा और जिस एरिया में आपको चोट लगी है, इंजरी हुई है ना, वहाँ पर ये एक जाल सा, एक कवरिंग सी बना देगा। ठीक है, फिब्रिनिन ये करता है काम। दूसरा क्या करता है? ये इनएक्टिवेट कर देता है हेपेरिन को। थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम इनएक्टिवेट करता है हेपेरिन को। हेपेरिन क्या काम करता है? ये ब्लड क्लोटिंग होने से रोकता है, बट क्योंकि इंजरी हुई है तो हमको ब्लड क्लोटिंग करवानी है, हमको ब्लड को क्लॉट करवाना है, रुकने बहने से रोकना है, तो हम क्या करेंगे? इनएक्टिवेट कर देंगे हेपेरिन को। ठीक है, तो ये सब काम करता है हमारा प्लेटलेट्स। अब ये था हमारे प्लेटलेट्स के बारे में और हमारे ब्लड के, प्लाज्मा के और सेल्स के बारे में। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें और लास्ट में कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस का आंसर दे के जाना है। ठीक है, फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।